वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आरएस मेंस का पेपर सेकंड यूनिट सेकंड और टॉपिक आज का जो हमारा है वह है परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण मॉडल जो 5 नंबर के प्रश्न बन करके आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके पेपर में छप सकते हैं। क्लास को ध्यान से देखेंगे और क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से मॉडल हैं जहां से 5 अंक का प्रश्न बन सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लास है। प्लम पुडिंग मॉडल, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप और हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। प्लम पुडिंग मॉडल, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप और हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। अब जब 3 टॉपिक्स हैं और लिमिटेड शब्दों में 5 अंक प्राप्त करने के लिए अगर आपको लिखना है तो वो कौन से प्रभावी शब्द होंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा भाई? आपने पेपर खोला साइंस वाला और उसमें से यूनिट सेकंड में से ये है, आपको लिखा हुआ मिल गया वहाँ पर प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए किस प्रकार से आंसर देंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए आप आगे आपका सेक्शन जो है 5 अंक वाला सेक्शन है, उसमें इस प्रकार का लिखा हुआ आ गया प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसमें और कोई बातें लिखी हुई नहीं आती है, आपको बताना पड़ता है। तो क्या आंसर लिखेंगे? देखिए, प्लम पुडिंग मॉडल का पहले मैं वो प्रभावी शब्द बता देता हूं, ठीक है। यह है आंसर में क्या लिखेंगे? यह है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से संबंधित, परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल है। ध्यान से देखेंगे भाई, ये परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल है या फिर पहला प्रतिरूप है। थोड़े से अक्षरों को अपन छोटा कर लेते हैं। यह परमाणु से संरचना से संबंधित पहला मॉडल है, पहला प्रतिरूप है, ठीक है। दूसरी लाइन में लिखेंगे यह प्रतिरूप, यह प्रतिरूप या मॉडल भी कह सकते हैं आप। यह प्रतिरूप या मॉडल जे थॉमसन ने, क्या लिखेंगे भाई? जे थॉमसन ने, यह प्रतिरूप जे थॉमसन ने सन 1898 में दिया। ये आउटलाइन हो गई आपके आंसर की। क्या लिखा भैया आपने? आपने लिखा यह मॉडल जो है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल लिख दिया। आंसर क्या देंगे? यह परमाणु संरचना से संबंधित पहला प्रतिरूप है। और यह प्रतिरूप जे थॉमसन ने सन 1898 में दिया। परमाणु की संरचना समझाने से संबंधित सबसे पहला प्रयास जे थॉमसन ने किया था 1898 में। उसने पहला मॉडल प्रस्तुत किया था कि परमाणु इस प्रकार का होता है। क्या खास बात बताइए। देखिए, जब जे थॉमसन अपना प्रतिरूप दे रहा था, ध्यान से देखेंगे, जब जे थॉमसन अपना प्रतिरूप बता रहा था उस समय 2 ही परमाणु के मौलिक कणों की खोज हुई थी, एक तो प्रोटॉन की और दूसरे इलेक्ट्रॉन की। मतलब उस समय धनावेश व ऋणावेश खोजे जा चुके थे, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन खोजे जा चुके थे। अब वैज्ञानिकों को यह बताना था कि ये दोनों प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें परमाणु के हम क्या कहते हैं बच्चा? मौलिक कण कहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। लेकिन उस समय 2 ही मौलिक कण खोजे गए थे, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। अब इनकी व्यवस्था ये बता रहा है, ठीक है। 2 लाइन आपने लिख दी है, ये परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल है। दूसरी बात, यह प्रतिरूप जे थॉमसन ने सन 1898 में दिया। यह मॉडल जे थॉमसन ने सन 1898 में दिया। क्या खास बात लिखेंगे? इस प्रतिरूप के अनुसार। अब आपका प्रश्न स्टार्ट होता है, आंसर स्टार्ट होता है। बढ़िया। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे इस प्रतिरूप के अनुसार, इस प्रतिरूप परमाणु कैसा होता है ये बताना है। ये दोनों कैसे व्यवस्थित होते हैं। इस प्रतिरूप के अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है। परमाणु एक ठोस, देखो प्रभावी शब्दों में लिख दूंगा और कम से कम शब्दों में अच्छे आंसर लिखने हैं कि परमाणु एक ठोस
धनावेशित गोला है। परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है, गोला होता है। परमाणु क्या होता है? एक ठोस धनावेशित गोला होता है। ये लाइन लिख दिया आपने। इसने क्या बताया कि परमाणु क्या होता है? एक ठोस धनावेशित गोला होता है और इस गोले की सतह पर, इस गोले में लिख लो, इस गोले में इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। समझे बात को, कोई खास बात नहीं है इसमें, 2 लाइन याद करनी है। इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। सुनना कैसे, एकदम सिंपल सा 2 लाइनें लिखनी है आपको। इसमें 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये 2 आउटलाइन आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे? यह मॉडल जो है परमाणु की संरचना से संबंधित है। कौन सा? प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरी बात, यह मॉडल जो है वह जे थॉमसन ने 1898 में दिया। ठीक है। तीसरी बात, इस परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु जो है एक ठोस धनावेशित गोला होता है तथा इस ठोस गोले में इलेक्ट्रॉन धसे रहता है। परमाणु ठोस धनावेशित गोला होता है और इस गोले में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। यह सिंपल परमाणु का मॉडल दिया किसने दिया? जे थॉमसन ने। और इस मॉडल को अपन क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। क्या बताया इसने? कि परमाणु जो होता है एक ठोस धनावेशित गोला होता है। परमाणु जो होता है एक क्या है बच्चा? ठोस धनावेशित गोला होता है। ये मान लो कि ये ठोस धनावेशित गोला हो गया। परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला होता है। ये ठोस धनावेशित गोला हो गया। परमाणु इस प्रकार का होता है और उसमें जो होते हैं ना बच्चा, क्या कह रहा है? और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें धसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार ये जो येलो कलर में मैंने दर्शाया है, यह तो किसको रिप्रेजेंट करता है? यह परमाणु के धनावेश या प्रोटॉन को, धनावेश या प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ब्लैक मैंने लिखे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। इस प्रकार का मॉडल जो है किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। ये लिख देंगे, ये डायग्राम सिंपल सा बना देंगे, एक गोला बनाएंगे, बीच बीच में ई लिख देंगे। कैसे भी? जैसे अपन ने इस मॉडल को हम क्या कहेंगे? प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल कहलाता भाई? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग एक मिठाई है और उसका ये मॉडल है। इसके नाम पर, मिठाई के नाम पर प्लम पुडिंग मॉडल इसको कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल। आप इसको प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। आप इसको और नाम दे सकते हैं, इसको क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं। क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं। और आप लाइन लिख सकते हैं, इसे तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। तरबूज मॉडल कैसे भाई? तरबूज मॉडल कैसे समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तरबूज मॉडल बताने के बाद जब हम तरबूज को देखते हैं, तरबूज खाया कभी आपने? बिल्कुल खाया होगा। तो तरबूज में क्या होता है कि ये जो बाहर से तो किस प्रकार का दिखता है बच्चा? ग्रीन दिखता है। ये ग्रीन जो है ये तरबूज की काटा हुआ पार्ट है। और इस पार्ट में क्या होता है भाई? गिरी लगी होती है। कैसी गिरी? लाल। कैसी गिरी लगी होती है? लाल गिरी इसमें लगी होती है। ऐसे ये तरबूज हो गया ना बच्चा? बिल्कुल ये तरबूज हो गया है और इस तरबूज को आपको खाना है। और तरबूज को जैसे ही आप देखेंगे, ये थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप जो है ना बच्चा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो इसमें गिरी लगी है, तरबूज वाली है ना। गर्मियाँ आ गई है, तरबूज का सीज़न आने वाला है, तो ये तरबूज है। ठीक है। और यहाँ पर हाँ, ये क्या है? तरबूज का नीचे वाला पार्ट है ग्रीन, देखते हो ना? बिल्कुल। और अंदर थोड़ी लाल गिरी होती है। ये तरबूज की खास बात है, ऐसा तरबूज होता है। लेकिन इस तरबूज को खाने में थोड़ी सी परेशानी इसलिए आ जाती है कि इसमें क्या है? ये बीच बीच में क्या रहते हैं भाई? बीज लगे होते हैं, तरबूज के बीज। ठीक है। तो इस प्रकार का ही मॉडल है ये। अगर इसको तरबूज को हम बिल्कुल गोला का इस प्रकार से बना लें पूरा, है ना, ये तरबूज बना लें और तरबूज को यह मान लो हाफ पार्ट है तरबूज का, और इसमें क्या रहता है? ये गिरी जो है ना, ये लाल गिरी जो है ना, ये तो धनावेश को रिप्रेजेंट करती है। ये लाल गिरी है ना, किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चा? धनावेश को। बाहर जो हरा पार्ट दिखा रखा है वह इसका छिलका है, लेकिन ये जो लाल पार्ट दिखा रखा है ना मैंने,
यह तो किसको रिप्रेजेंट करती है, परमाणु के धनावेश को रिप्रेजेंट करती है। और इसमें ये ब्लैक कलर के मैंने जो रिप्रेजेंट किए हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन है। तरबूज के बीज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार का परमाणु होता है। ऐसा किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया। इसलिए इस मॉडल को हम क्या कहते हैं बच्चा, तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। इस मॉडल को क्रिसमस केक मॉडल भी कह सकते हैं और इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार एकदम 5 अंक का प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करते जाएं, लाइक जरूर करते जाएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे ये मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करेगा और आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश और करूंगा। देखिए अब नेक्स्ट जो मॉडल है वह है कौन सा भाई, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। दूसरा मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, लिख दिया मैंने। कौन सा है, देखो दूसरा मॉडल कौन सा मैंने चर्चा की थी आपके सामने, हमने चर्चा की थी ये तरबूज मॉडल हो गया है, प्लम पुडिंग मॉडल, और फिर है नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। कौन सा बच्चा, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। देखिए नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप, देखो लिखेंगे दूसरा परमाणु प्रतिरूप कौन सा भैया, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। ये लिखा हुआ आ गया आपका पेपर, आपने पेपर दिया, पेपर देने बैठे, पेपर पेज खोला पेपर का, यूनिट सेकंड में 5 अंक का प्रश्न आपको मिला, लिखा हुआ था नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप, ठीक है, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। इस प्रकार का लिखा हुआ आ गया। तो फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखता है। आरएस वाले जो पेपर सेटर होते हैं वो कुछ शब्द लिखते हैं, उन शब्दों के आधार पर आपको आंसर देना होता है और अपने आंसर को पूर्णता प्रदान करनी होती है। लिखा हुआ क्या आ गया कि नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप कितने अंक का आया बच्चा, 5 अंक का आया। कितने अंक का, 5 अंक का। आंसर क्या देंगे, देखते ही आपने देख लिया कि सर की क्लास ली थी, उसमें इस प्रकार का आंसर प्रश्न बताया था। संभावना बनती है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के ऊपर आधारित प्रश्न में आपको बता रहा हूँ, और शेयर जरूर करते जाइए भैया। नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप को क्या कहेंगे, देखिए इसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि यह अक्सर राइटिंग छोटी कर लेता हूं, यह मॉडल या प्रतिरूप, जो भी आपको उचित शब्द लगे इनमें से सेलेक्ट कर लेना, दोनों ही प्रभावी है। यह मॉडल या प्रतिरूप किसने दिया, परमाणु की संरचना से संबंधित है, परमाणु की संरचना से संबंधित है। व्यवस्थित आंसर आर्ट्स वालों के लिए संरचना से संबंधित है, लिख लिया, बिल्कुल यह मॉडल परमाणु की संरचना से संबंधित है, ठीक है। दूसरी बात, यह मॉडल रदरफोर्ड द्वारा, रदरफोर्ड कोष्टक में लिख लेंगे 1911, रदरफोर्ड 1911 द्वारा दिया गया। देखो ये आउटलाइन तो आपको याद रखनी है थोड़ी स्टार्टिंग करने के लिए, मतलब जो भी प्रतिरूप लिखा हुआ है इस पेपर में, तो वो प्रतिरूप किससे संबंधित होगा, परमाणु की संरचना से संबंधित होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही यह प्रतिरूप। कौन सा, परमाणु, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप, ठीक है। तो परमाणु की संरचना से संबंधित है। दूसरी बात, रदरफोर्ड द्वारा यह प्रतिरूप दिया गया। अब रदरफोर्ड का जो प्रयोग है वह और अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो क्या लिखेंगे, कैसा लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन एक और, रदरफोर्ड के प्रयोग, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप का, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आ जाए किसका, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप का। नंबर फर्स्ट, प्रयोग,
प्रयोग, नंबर सेकंड प्रेक्षण, नंबर थर्ड निष्कर्ष। ठीक है, इस प्रकार का आपको इसी में से ये प्रश्न लिख बना करके दे दिया और 5 नंबर का कैसे प्रयोग आ जाएगा 1 और प्रेक्षण 2 और निष्कर्ष 2। इस प्रकार टोटल कितने अंक का प्रश्न बनता है? 5 अंक का प्रश्न ये बनता है। ठीक है बच्चा, अब लिखेंगे कैसे, आंसर कैसे देंगे? ठीक है, ये देखो आप आंसर, अब आपने उसका आंसर भी, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप का आंसर भी ऐसे ही देना है और इस प्रश्न का आंसर भी ऐसे ही देना है। कैसे बताएंगे? लिमिटेड शब्दों में, प्रभावी शब्दों में। सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रयोग। ठीक है, प्रयोग में क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड ने, देखो प्रभावी शब्द में लिखेंगे, नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड ने या रदरफोर्ड का प्रयोग स्वर्ण पत्र, स्वर्ण का मतलब सोने की पन्नी, स्वर्ण पत्र प्रयोग या नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप भी कहलाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे प्रयोग में? रदरफोर्ड ने लिखेंगे, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी या स्वर्ण पत्थर यहां पर आप लिख सकते हैं जिसकी मोटाई 10⁻⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है, कितनी में नैनोमीटर? सिर्फ 10⁻⁻7 नैनोमीटर। तो रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का अल्फा कणों ध्यान रखना, क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी या स्वर्ण पत्थर पर अल्फा कणों या हीलियम के नाभिक, अल्फा कणों या हीलियम के नाभिक, एक लिख लेना यहां पर अल्फा कणों लिख लो। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? अल्फा कणों की बौछार की तथा स्वर्ण पत्थर के चारों ओर जिंक सल्फाइड, ध्यान रखना इसका नाम जिंक सल्फाइड, और इसका सूत्र होता है बच्चा ZnS, जिंक सल्फाइड की एक वर्ताकार प्लेट लगा दी। ये सिंपल सी बात करनी है आपको। मुख्यतः तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻7 नैनोमीटर के लगभग थी, उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। यह प्रयोग में यही शब्द लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, अल्फा कणों को हीलियम के नाभिक भी कहते हैं। ठीक है, यह सिर्फ प्रयोग में ये बात लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये भी बता दो तो और प्रभावी हो जाएगा कि स्वर्ण पत्थर के चारों ओर जिंक की एक वर्ताकार प्लेट लगा दी। स्वर्ण पत्थर के चारों ओर लिख देंगे यहाँ पर, स्वर्ण पत्थर के चारों ओर एक जिंक सल्फाइड की वर्ताकार
प्लेट उसने लगा दी। ठीक है, अब प्रेक्षण, दूसरा प्रयोग में तो ये लाइन लिखेंगे, प्रेक्षण में क्या लिखेंगे? देखो प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब ये होता है बच्चा कि रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली पन्नी पर, मतलब कैसे समझाएंगे इसको, कि सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का प्रहार किया तो उसने क्या देखा, तो इसमें आता है प्रेक्षण में, वो बात यहां लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड ने देखा कि, क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड ने देखा कि, क्या देखा वो बात बतानी है। पहली बात ये देखी, नंबर 1, पहली बात ये देखी कि अधिकांश कण स्वर्ण पत्थर के आर पार निकल गए। स्वर्ण पत्थर, या आप सोने की पन्नी भी लिख सकते हैं, सोने की पन्नी, सोने की बनी हुई थी ये पन्नी, स्वर्ण पत्थर। अधिकांश अल्फा कण लिखो यहां पर, अधिकांश अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर के आर पार निकल गए, के आर पार निकल गए, लिख देंगे। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर के आर पार निकल गए, आर पार निकल गए। ठीक है, पहली बात तो ये देखिए कि अल्फा कण, ये सोने की एक पतली पन्नी ली, उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की, तो जो कण जो है ना इससे टकराए और आर पार निकल गए। अधिकांश, जितने कण उसने इसके ऊपर बगाए, तो अधिकांश कण, जितने कण इसके ऊपर बौछार की ना, तो अधिकांश कण क्या हो गए भाई? आर पार निकल गए। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई भाई? दूसरी बात उसने ये देखी कि कुछ कण 90 डिग्री पर विचलित हो गए, 90 डिग्री पर विचलित हो गए, आर पार नहीं गए बल्कि टकरा करके 90 डिग्री ऊपर चले गए, है ना, 90 डिग्री पर विचलित हो गए। ठीक है, तीसरी बात क्या देखी? तीसरी बात यह देखी कि लगभग 20,000, लगभग, आप कुछ बुक्स है जिसमें 18,000 दे रखा है, कुछ बुक्स हैं जिसमें 20,000 दे रखा है, तो अपन क्या लिखेंगे? लगभग 18,000 से 20,000 अल्फा कणों में से एक कण, लगभग 18,000 से 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री कोण पर वापस लौट गया, 180 डिग्री कोण पर विचलित हुआ। अर्थात वापस लौट गया। 180 डिग्री का मतलब है जिधर कण अपने अल्फा कणों की बौछार की, वो टकरा करके सीधे अपने गोली मारने वालों के ही गोली वापस, वही गोली टकरा करके वापस लग जाए, तो इसको अपन क्या कहेंगे? 180 डिग्री पर रिटर्न होना। तो 180 डिग्री कोण पर विचलित हुआ, ये अर्थात वापस लौट आया, अर्थात वापस लौट आया। ठीक है, वापस लौट आया। 3 बातें देखी, मतलब रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप अगर आपको लिखना है तो सिंपल सी बात है, पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड का जो प्रयोग है उसको स्वर्ण पत्थर प्रयोग भी कहते हैं, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप भी कहते हैं। प्रयोग क्या था? रदरफोर्ड ने क्या, एक पतली सी सोने की चद्दर ली, या मान लो पन्नी ली या पत्थर लिया, तो सोना जो है उसको बहुत पतला किया जा सकता है। उसकी मोटाई थी लगभग 10⁻⁻7 नैनोमीटर। क्या ध्यान में रखेंगे? 10⁻⁻7 मीटर लिखेंगे यहां पर, 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻7 मीटर, या अपन कह सकते हैं कि 100 नैनोमीटर, है ना, 10⁻⁻7 मीटर या फिर 100 नैनोमीटर आप लिख सकते हैं। इसको समझा देंगे आपको अभी। 10⁻⁻7 मीटर या
100 नैनोमीटर, ये ध्यान में रखना, nm का मतलब होता है नैनोमीटर। इसकी मोटाई कितनी थी? 10 की घात -7 नैनोमीटर आप लिखेंगे, ध्यान रखना भाई, 10 की घात -7 नैनोमीटर थी। उसके ऊपर किसका प्रहार किया? अल्फा कणों का प्रहार किया। क्या देखा? उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण झिल्ली के आर पार निकल गए, स्वर्णपत्र के आर पार निकल गए। दूसरी बात, कुछ कण 90 डिग्री पर विचलित हो गए और लगभग 18 से 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री कोण पर विचलित हुआ, अर्थात उस पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी से टकरा करके वापस उसी गन में आ गया जिस गन से उसके ऊपर बौछार की गई थी। तो है ना काम की बात, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी भाई? उस प्रयोग से उसने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष, तीसरी बात है निष्कर्ष की। निष्कर्ष जो निकाले ना, वह ही क्या कहलाता है? इसका परमाणु प्रतिरूप कहलाता है। तो क्या निष्कर्ष निकाला इसने? निष्कर्ष निकाला, पहला निष्कर्ष ये निकाला कि भाई अधिकांश कण आर पार निकल गए, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। यह लाइन ध्यान में रखना भाई। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की विशेषताएं लिखिए, तो उसमें भी ये निष्कर्ष जो मैं बता रहा हूं ये आप लिख देंगे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसा होता है बच्चा? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कौन सी बात, किस बात के आधार पर, किस प्रयोग के आधार पर निकाला? उसने देखा था कि भाई अधिकांश कण तो आर पार निकल गए। अरे कोई खोखली बॉल होगी, उसमें आप सुई चुभोगे तो आर पार निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकल जाएगी। लेकिन अगर ठोस होगी ना, उसमें आप आर पार नहीं निकाल सकते। इसका मतलब पहले निष्कर्ष यही निकलता है, पहला निष्कर्ष कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? दूसरा निष्कर्ष निकला कि परमाणु का धनावेश उसके धनावेश व द्रव्यमान उसके मध्य में स्थित होता है। ठीक है, उसके मध्य में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। भाई नाभिकीय मॉडल इसलिए कहलाता है कि इसने नाभिक की खोज की, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। इस नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है भाई? 10 की घात -15 मीटर होती है। 10 की घात -15 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 की घात -15 मीटर होती है। यह किसने बता दिया? रदरफोर्ड ने। तीसरी बात क्या निष्कर्ष निकाला? तीसरा यह निष्कर्ष निकाला कि खोखले भाग में परमाणु वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। चौथी बात, कि जब धनावेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जब धनावेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं
तो दोनों के बीच, समझाएंगे इस टॉपिक को, आप टेंशन मत करो, ये तो लिखना जरूरी है। तो दोनों के बीच के आकर्षण बल, तो दोनों के बीच का आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित हो जाता है। अभिकेंद्रीय बल, आकर्षण बल की कौन से बल के द्वारा संतुलित होता है? अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित हो जाता है। ठीक है, ये एक लाइन और लिख सकते हैं अपन इसमें। क्या लिख सकते हैं भाई? आप एक लाइन और लिख लेंगे कि नाभिक का धनावेश इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर होता है। आवेश के बराबर होता है। नाभिक का धनावेश इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अर्थात परमाणु उदासीन होता है, यही लिख लेंगे सिंपल। उदासीन, विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की खास बातें थी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने ये किया, एक सोने की पतली पन्नी ली, एकदम बारीक पन्नी ली सोने की। ये मान लो सोने की पतली पन्नी है, और इस बारीक पन्नी पर किसकी बौछार की भाई? एल्फा कणों की बौछार की। किसकी बौछार की? एल्फा कणों की बौछार की इसके ऊपर, एल्फा कण। ठीक है, एल्फा कणों की बौछार की इसके ऊपर। अब एल्फा कण जो है किसकी बौछार की? एल्फा कणों की। किसके ऊपर? सोने की स्वर्ण पत्र लिख लो आप, स्वर्ण पत्र, सोने की पतली पन्नी स्वर्ण पत्र है, इसके ऊपर एल्फा कण। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं हीलियम के नाभिक। किसके भाई? हीलियम के नाभिक। और एक बात और की थी, किसने क्या किया था? इसके चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का एक पत्री इसके चारों तरफ और लगा दी थी, वर्ताकार अर्धवर्ताकार। ये इस प्रकार से इसको कवर कर लिया था इसने। ठीक है, ताकि अपने को ये क्या है, इसके ऊपर जब हीलियम के कण टकराएंगे ना, तो टकराते हुए ये कुछ चिंगारी छोड़ेंगे, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगे। तो इसने क्या देखा कि अधिकांश एल्फा कण, जितने भी अपने एल्फा कणों की इसके ऊपर बौछार की, तो अधिकांश एल्फा कण क्या हुए बच्चा? सीधे निकल गए। अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए। यह है पहली बात है कि अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए। सीधे निकल गए भाई, अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए। पहली लाइन तो, पहला प्रेक्षण तो ये देखा। दूसरी बात क्या देखे कि आपने कि जो इसके ऊपर एल्फा कण टकराए थे, उसमें कुछ एल्फा कण जैसे गए और ये 90 डिग्री पर विचलित हो गए। कुछ एल्फा कण किसके ऊपर भाई? 90 डिग्री के कोण पर विचलित हो गए। यहाँ टकराया, टकराने के बाद 90 डिग्री के एंगल पर वापस लौट गए। फिर लगभग, ये खास बात है, क्या खास बात है? लगभग 20,000 कणों में से एक एल्फा कण टकराता है, और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता है। इसको कहते हैं 180 डिग्री के कोण पर। ये ही बातें देखी, सिर्फ क्या देखा कि एल्फा कणों की बौछार की। किसके ऊपर? एल्फा कणों की बौछार की। किसके ऊपर? स्वर्ण पत्र के ऊपर। ये क्या लगा दिया भाई? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की एक प्लेट जो है ना, इसके चारों तरफ हमने लगा दी, ताकि मालूम पड़े कि उससे टकराएगा ना कण, तो कितने कण इसके ऊपर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। जिंक सल्फाइड की यह लगा दी थी। ठीक है, तो लगभग कितने भाई? 18,000 से 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री के कोण पर विचलित हो गया। ठीक है, कितने डिग्री के कोण पर? 180 डिग्री के कोण पर विचलित हो गया। ये सिंपल सा रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप था। तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले कि अधिकांश परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला निष्कर्ष। दूसरी बात, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, देखो कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। निष्कर्ष निकालने के बाद जो नाभिकीय मॉडल दिया ना, उसने क्या दिया कि परमाणु जो होता है, यह परमाणु है, यह अधिकांश भाग परमाणु का क्या है बच्चा? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है।
और जिससे कण क्या होगा भाई, आर पार निकल गया। दूसरी बात क्या है, परमाणु का अधिकांश धनावेश या द्रव्यमान उसके मध्य में स्थित होता है, बहुत कम क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, परमाणु का अधिकांश धनावेश या फिर द्रव्यमान इसके मध्य में स्थित होता है, और इसको अपन क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। इसको क्या नाम दिया भाई, नाभिक नाम दिया। नाभिक या न्यूक्लियस, नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, तीसरी बात क्या बताई, अधिकांश धनावेश परमाणु के मध्य में या अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के मध्य में स्थित होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसकी त्रिज्या, नाभिक का आकार कितनी होती है भाई, 10 की घात -15 मीटर। ध्यान रखना, 10 की घात -15 मीटर नाभिक की त्रिज्या होती है। ठीक है, नाभिक जो है उसका 10 की घात -15 मीटर की त्रिज्या का यहाँ पर यह नाभिक होता है। किसने बताया, ये रदरफोर्ड ने बताया। इस प्रकार दूसरी बात क्या है, परमाणु के इस खोखले भाग में, इस खोखला भाग जो है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उसमें क्या चक्कर लगाते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। इलेक्ट्रॉन है ई इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यह भी यहाँ पर भी परमाणु का क्या है, वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। वर्ताकार ये अधिकांश भाग खोखला होता है, खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब प्रोटॉन यानी कि धनावेश व ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो धनावेश व ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये इसको आकर्षित करेगा, ठीक है, और ये इसको आकर्षित करेगा। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इस आकर्षण बल को संतुलित करने वाला कौन सा है भैया, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं भैया, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे अपन रस्सी को पकड़ करके घुमाते हैं ना, तो उसमें अभिकेंद्रीय बल जो होता है वह इसको क्या करता है बच्चा, संतुलित करता है। यह खास बात थी रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की। अब प्रश्न एक और निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की कमियां बताइए। कमियां, ठीक है, कमियां। तो पहली कमी देखो शॉर्ट्स में बताएंगे। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की पहली कमी क्या है, रदरफोर्ड इस बात को क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का निश्चित पथ नहीं समझा सका। निश्चित पथ कौन सा है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का निश्चित पथ कौन सा है, कौन सा है, इस बात को नहीं समझा सका। इस बात को नहीं समझा सका, नहीं समझा सका। दूसरी बात रदरफोर्ड इस बात को भी समझाने में असफल रहा। किस बात को, दूसरी कमी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी होती जाती है। तो उसकी ऊर्जा में कमी आती जाएगी और अंत में वह नाभिक में गिर जाएगा। और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
अर्थात जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता ना, तो निरंतर चक्कर लगाया, कोई भी अपन ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो अपनी ऊर्जा में कमी होगी, और कमी होगी तो अंततः अपन क्या करेंगे भाई, गिर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो इसकी ऊर्जा में कमी क्यों नहीं होती है, निरंतर चक्कर कैसे लगा रहता है, इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा सका। तो ये दो मुख्य कमियां थी, ठीक है, इन दो मुख्य कमियां थी, और यह था रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। तीसरा जो मॉडल है उसको हम कहते हैं बच्चा नील्स बोहर का, कौन सा भाई, हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। इसने नाभिक की हाइड्रोजन परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप जो है ना, यह नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने 1892 में दिया था। किसने दिया था, यह नील्स बोहर, या नील्स बोर लिख लो आप, नील्स बोर ने 1912 में दिया था। कब दिया था, 1912 में दिया था। इसने हाइड्रोजन, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की कमियों को दूर किया। इसने रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की कमियों को दूर किया, ठीक है। 5 अंक का प्रश्न बनेगा तो अपन क्या लिखेंगे, इसके अनुसार, शॉर्ट में इसको खत्म करेंगे, क्या लिखेंगे, इसके अनुसार पहली बात जो कमी थी उसकी दूर कर रहे हैं। कमी जो थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा का ह्रासमेंट क्यों नहीं होता है, ऊर्जा का ह्रास क्यों नहीं होता है, ऊर्जा का ह्रास क्यों नहीं होता है, ऊर्जा में कमी क्यों नहीं आती है, और वह नाभिक में क्यों नहीं गिरता है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को या दीर्घ वृत्ताकार, इन वृत्ताकार पथों को क्या कहते हैं, कक्ष या कोश कहते हैं, कोश कहते हैं। और इन्हें KLMNO आदि के द्वारा प्रकट करते हैं, आदि के द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर या कक्ष से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्ष में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है,
तो ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर या कोश या कक्ष उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर या कक्ष में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। पूरे शब्द लिखेंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का क्या करता है बच्चा? उत्सर्जन करता है। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या लिखेंगे? इन वर्ताकार कक्षों में, इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इन कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग बराबर h/2 या इसका गुणज होता है। इसका गुणज होता है। चौथी बात और लिख देंगे, जब इलेक्ट्रॉन केवल अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, केवल अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाता है तो वह ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही उत्सर्जन। ठीक है। ये मुख्य बिंदु थी किसकी? बोर के परमाणु प्रतिरूप की। इन शब्दों को आप लिख लें और याद कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू, धन्यवाद।